जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की पॉलिटी, जिसमें आज हमारा टॉपिक है स्थानीय निकाय। आइए शुरू करते हैं। स्थानीय निकायों को हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। पहला है पंचायती निकाय, जिसमें ग्रामीण विकास आता है। इसके अंतर्गत आते हैं जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। दूसरा है नगरीय निकाय, इसमें शहरी विकास आता है। इसमें हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे, एक तो संवैधानिक संस्था, दूसरी सांविधिक संस्था। संवैधानिक संस्था में आते हैं नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, जबकि सांविधिक संस्था में आते हैं पोर्ट ट्रस्ट और छावनी मंडल। आइए देखते हैं। राजस्थान में पंचायती स्थानीय निकायों की स्थापना सर्वप्रथम बीकानेर में 1928 में हुई, फिर भरतपुर में 1944 में, जयपुर में 1938 में, सिरोही में 1943 में और उदयपुर और करौली में 1949 में रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए। किस किस ने बनाए पंचायतों पर कानून? बीकानेर ने 1938, भरतपुर में 1944, जयपुर में 1938, सिरोही में 1943, जबकि उदयपुर और करौली में 1949 में कानून बने। आइए शुरू करते हैं आगे। पंचायती राज संस्थाओं का इतिहास। पंचायती राज संस्थाओं का इतिहास। भारत का प्रथम नगर निगम मद्रास में 1687 में बनाया गया। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1987 को बनाया गया, जबकि इसकी स्थापना 1688 में हुई। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, जब इन्होंने 1882 के प्रस्ताव रखा था पंचायती राज संस्थाओं के लिए। बीकानेर प्रथम रियासत है जिसने 1928 में ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया। किसने दिया था सबसे पहले? बीकानेर ने। राजस्थान में प्रथम नगर पालिका है माउंट आबू, जो कब बनाई गई? 1864 में। भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात आइए देखते हैं। ग्राम पंचायतों का प्रावधान है अनुच्छेद 40 में। स्थानीय सरकार राज्य सूची का 5वां विषय है अनुच्छेद 246 के तहत। किसके तहत? 246 के तहत स्थानीय सरकार राज्य सूची का 5वां विषय है। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज कानून 1953 बनाए गए, जो 1 जनवरी 1954 को लागू हुए थे। कब हुए थे लागू? 1 जनवरी 1954 को। पंचायती संस्थाओं की विभिन्न कमेटियाँ। आइए देखते हैं पंचायती राज संस्थाओं की विभिन्न कमेटियाँ। इसमें पहली कमेटी है बलवंत राय मेहता समिति। इसकी स्थापना जनवरी 1957 में हुई, जबकि इसने रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 को दी। इसमें कुछ सिफारिशें दी गई थी। आइए कौन कौन सी सिफारिश दी थी बलवंत राय मेहता समिति ने? आइए देखते हैं। पहली है, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना चाहिए। जबकि दूसरी है, पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए, जिसमें है जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। जिसमें जिला परिषद में अप्रत्यक्ष चुनाव और पंचायत समिति में कार्यकारी निकाय है पंचायत समिति, जो 20 लाख से कम जनसंख्या पर गठित नहीं होगी। कितने से कम पर गठित नहीं होगी पंचायत समिति? 20 लाख की जनसंख्या से कम पर। और ग्राम पंचायत है जिसका प्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है। तीसरी सिफारिश थी, पंचायत समिति की ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। किसमें? ग्रामीण विकास में पंचायत समिति की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। आइए देखते हैं कुछ नोट। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, राजस्थान से, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था।
और तीसरा तमिलनाडु था। आंध्र प्रदेश का साधन नगर महबूबनगर में पहले चुनाव हुए थे। दूसरी कमेटी आती है अशोक मेहता समिति। दूसरी समिति है अशोक मेहता समिति। इसने 1977 में, सितंबर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था सितंबर 1977 में, जबकि इसने रिपोर्ट दी थी अगस्त 1978 में। अशोक मेहता समिति ने भी कुछ सिफारिश दी थी, आइए देखते हैं। अशोक मेहता समिति ने कहा था कि पंचायत राज की द्विस्तरीय व्यवस्था को बनाया जाना चाहिए। कौन सी? द्विस्तरीय, 2 स्तर, जिसमें जिला परिषद को जिला स्तर और मंडल पंचायत को मंडल स्तर। जिला परिषद को कार्यकारी शक्तियाँ दी जानी चाहिए और पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जे के लिए सिफारिश की थी। किसने की थी? अशोक मेहता कमेटी ने। पहली बार पंचायती राज हेतु अलग से बनी समिति थी अशोक मेहता समिति। इसने राजनीतिक दलों की पंचायती राज चुनावों में भागीदारी होनी चाहिए। किसकी? राजनीतिक दलों की पंचायती राज चुनाव में भागीदारी होनी चाहिए। और अशोक मेहता कमेटी ने यह भी कहा था कि विघटन के 6 माह में चुनाव होने चाहिए। इसने अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु आरक्षण का प्रावधान किया था अशोक मेहता कमेटी ने। कलेक्टर के नियामक व विकासात्मक कार्य पृथक किए जाने चाहिए। अशोक मेहता कमेटी ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए 4 वर्ष का समय की सिफारिश दी थी और इसने कहा था कि स्थानीय समितियों को कराधान शक्ति दी जानी चाहिए। देख रेख हेतु एक अलग मंत्री बनाया जाना चाहिए। अगली समिति है GV राव समिति। GV राव समिति की स्थापना 1985 में की गई थी। इसे कार्ड समिति भी कहते हैं। GV राव समिति ने भी कुछ सिफारिशें दी थी, आई कौन कौन सी दी थी? GV राव समिति ने कहा था कि पंचायती राज को 4 स्तरीय व्यवस्था बनाया जाना चाहिए, जिसमें सबसे ऊपर राज्य परिषद होनी चाहिए जो सर्वशक्तिशाली होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर जिला परिषद, तीसरे नंबर पर पंचायत समिति, चौथे स्तर पर ग्राम पंचायत। और GV राव समिति के अनुसार कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। नियमित चुनाव की सिफारिश की और निर्धनता उन्मूलन हेतु गठित समिति थी GV राव समिति। किसके लिए थी? निर्धनता उन्मूलन हेतु गठित समिति। GV राव समिति ने कहा था कि कलेक्टर के नियामक व विकासात्मक कार्य पृथक किए जाने चाहिए, यानी अलग अलग किए जाने चाहिए नियामक और विकासात्मक कार्य। GV राव ने यह भी कहा था कि एक नए पद का सृजन किया जाना चाहिए जिसे जिला विकास आयुक्त कहा गया। नोट। और इसी समिति के अनुसार पंचायत राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा था। किसने कहा था बिना जड़ की घास? GV राव समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को। अगली एक कमेटी बनी हरलाल सिंह खर्रा कमेटी, 1990 में गठित की गई। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 30 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1996 को। अगली कमेटी है LM सिंघवी समिति, 1986। कौन? LM सिंघवी समिति। ये जोधपुर से रहने वाले थे। इन्होंने सबसे पहले लोकपाल शब्द दिया था। किसने दिया था लोकपाल शब्द? सिंघवी समिति ने। इसने भी कुछ सिफारिशें दी थी। इसने कहा था कि पंचायत राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होना चाहिए, राज्य वित्त आयोग का भी गठन होना चाहिए, महिलाओं हेतु आरक्षण होना चाहिए और नगर पंचायतों का गठन होना चाहिए। ये सब सिफारिशें LM सिंघवी ने की थी। और राजनीतिक दल स्थानीय चुनावों में भागीदार नहीं होंगे, ऐसी सिफारिश भी की थी LM सिंघवी ने।
और अगली एक समिति है गॉडगिल समिति। गॉडगिल समिति की स्थापना 1988 में हुई थी। इन्होंने तीनों में प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, तीनों स्तरों में प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, यह त्रिस्तरीय व्यवस्था को अपनाया। और थुंगन समिति, पी.के. थुंगन समिति की स्थापना भी 1988 में हुई थी। पी.के. थुंगन समिति ने अपनी रिपोर्ट 1989 में दी थी। 1988 में संवैधानिकता पर विचार हेतु गठित समिति है थुंगन समिति। थुंगन समिति किस पर आधारित थी? संवैधानिकता पर विचार हेतु गठित समिति थी। 64वें संविधान संशोधन 1989 पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा हेतु संसद में रखा गया था, लेकिन यह पारित नहीं हो पाया। आइए अब देखते हैं पंचायत राज संस्थाओं के संवैधानिक प्रावधान। पंचायत राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिया गया था। यह लोकसभा से 22 दिसंबर को पारित और राज्यसभा से 23 दिसंबर को पारित हुआ था। लोकसभा से कब हुआ? 22 दिसंबर को, और राज्यसभा से 23 दिसंबर 1992 को पारित हुआ। जबकि राष्ट्रपति ने इन्हें अनुमति दी थी 20 अप्रैल 1993 को, जब भारत के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, और इसे 17 राज्यों से अनुमोदन किया गया था। भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयन, भारत सरकार द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को क्रियान्वयन किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं को 23 अप्रैल 1994 को बनाया गया। राजस्थान पंचायत राज एक्ट 1994 लागू था। पहले प्रथम राज्य जहाँ संशोधन लागू किया गया था वो था कर्नाटक। प्रथम राज्य जहाँ संशोधन लागू किया गया था कर्नाटक। और इससे संबंधित और समितियाँ हैं दो। एक थी संथानम समिति जो 1962 में गठित हुई थी, और एक समिति थी सादिक अली समिति जो 1964 में गठित हुई थी। कर्नाटक ने सर्वप्रथम राज्य अधिनियम बनाया था 10 मई 1993। कब बनाया था? 10 मई 1993 को कर्नाटक ने सर्वप्रथम राज्य एक्ट बनाया था। प्रथम राज्य जिसने चुनाव करवाए, मध्य प्रदेश ने सबसे पहले चुनाव करवाए थे पंचायत राज संस्थाओं के, मई जून 1994 को। नोट देखते हैं, आइए नोट। राजस्थान में 73वां संविधान संशोधन लागू होने के पश्चात प्रथम बार चुनाव 1995 में करवाए। राजस्थान पंचायत राज कानून 1996 30 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। कब? 30 दिसंबर को। आइए देखते हैं कुछ संवैधानिक प्रावधान। पंचायत राज संस्थाओं की संवैधानिक स्थिति। पंचायत राज संस्थाओं की संवैधानिक स्थिति है, अध्याय 9 में है। इनका शीर्षक है पंचायत। इसमें अनुसूची 11 में 29 विषय दिए गए हैं, जबकि राजस्थान में 22 विषय ही स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए गए हैं। पंचायत राज संस्थाओं का प्रावधान अनुच्छेद 243 से 243 ओ के तहत है। राजस्थान पंचायती राज कानून 1994 30 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 का क्रियान्वयन। राजस्थान पंचायत नियम 1996 क्रियान्वयन 30 दिसंबर 1996 को किया गया था। इसके संवैधानिक प्रावधान है। अनुच्छेद 243 में परिभाषा है, जबकि अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का प्रावधान है, जिसका गठन एक ग्राम पंचायत के वयस्क मतदाताओं के द्वारा होगा। यह एक संवैधानिक संस्था है अनुच्छेद 243 ए के तहत। यह एक स्थानीय निकाय है।
राजस्थान की विधान परिषद की भांति राजस्थान में राज्यसभा में विधान परिषद की भांति इसकी अध्यक्षता सरपंच, उप सरपंच और ग्राम सभा के सदस्य करते हैं। 7 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है बैठक बुलाने के लिए। किसको? सरपंच, उप सरपंच और वीडियो 7 दिन पहले बैठक बुलाने की सूचना देते हैं। बैठक वर्ष में 2 बार होती है, जबकि राजस्थान में 4 बार होती है। पंचायती राज संस्थाओं की बैठक वर्ष में 2 बार होती है, जबकि राजस्थान में 4 बार होती है। ये संवैधानिक प्रावधान है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार 2 बार होती है। इसकी गणपूर्ति होती है 1/10। ये 4 बैठक होती है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई और 2 अक्टूबर को। ग्राम सभा की संयुक्त बैठक भी हो सकती है। ये 2011 से प्रावधान किया गया। राजस्थान की प्रथम ग्राम सभा मुहाना मंडी 1999 में अशोक गहलोत द्वारा उद्घाटन किया गया। अगला संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 243(b)(1)। अनुच्छेद 243(b)(1), जिसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था दी गई है। पहली है जिला परिषद, दूसरी पंचायत समिति, तीसरी ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 243(b) का सेकंड में है राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाने की छूट दी गई है। वहाँ पर 2 स्तर अपनाए जा सकते हैं 20 लाख से कम जनसंख्या पर। किस प्रावधान है? 243(b)(2) के तहत। अनुच्छेद 243(c) में दे रखा है पंचायती राज संस्थाओं का गठन। अनुच्छेद 243(c) में दे रखा है पंचायती राज संस्थाओं का गठन। इसी प्रकार अनुच्छेद 243(r) में दे रखा है नगर संस्थाओं का गठन। किसमें? 243(r) में। पंचायती राज संस्थाओं के लिए 243(c) में है, जबकि नगर पंचायतों के लिए 243(r) में है। तीनों स्तरों पर सदस्यों का निर्वाचन तो प्रत्यक्ष होगा, जैसे कि वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य। सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। जिला परिषद में पंचायत समिति के राजनीतिक प्रमुखों का, जिला परिषद और पंचायत समिति के प्रमुखों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा। राजनीतिक प्रमुखों का निर्वाचन कैसे होगा? अप्रत्यक्ष, जैसे कि जिला प्रमुख और प्रधान का। सरपंच यह राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित पद्धति से प्रत्यक्ष निर्वाचित होगा। सरपंच का निर्वाचन कैसे होगा? प्रत्यक्ष। नोट: राजस्थान विधानमंडल द्वारा जिला परिषद में MP व पंचायत समिति में MLA को भी पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अगला संवैधानिक प्रावधान है 243D। इसमें आरक्षण का प्रावधान है। इसी प्रकार 243T में नगर निकायों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। नगर निकायों के लिए किसमें? 243T में, जबकि पंचायती राज संस्थाओं के लिए है 243D में आरक्षण का प्रावधान। ST SC को तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा, जबकि OBC हेतु आरक्षण की व्यवस्था राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की जाएगी। राजस्थान में 1999 से 21% आरक्षण है OBC के लिए। महिलाओं हेतु आरक्षण है 1/3, जबकि 2010 से 50% का निर्णय 2009 में लिया गया था। अगला संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 243E में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कार्यकाल दिया गया है 5 वर्ष, जबकि नगर निकायों के लिए दिया गया है 243 में चुनाव। पद रिक्त होने के स्थान पर 6 माह में उपचुनाव करवाए जाएंगे। कितने माह में? 6 माह में। शेष समय अवधि के लिए चुनाव होंगे। ये नहीं 5 वर्ष के लिए होंगे।
243F में पंचायती राज संस्थाओं के लिए अर्हता यानी योग्यता दी गई है। अर्हता और योग्यता एक ही होती है। स्थानीय मतदाता होना चाहिए, न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, घर पर शौचालय होना चाहिए। जबकि अयोग्यताएं हैं वो लाभ का पद पर न होना चाहिए, मानसिक विकृत न होना चाहिए, न्यायालय द्वारा दोषी न ठहराया गया हो, राजस्थान मृत्यु भोज प्रतिषेध अधिनियम 1966 में दोषी न ठहराया गया हो। कुछ नोट देखते हैं, आइए देखते हैं। 2018 से कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्ति को भी पंचायती राज चुनाव में अयोग्य घोषित किया गया है। 2018 से दिव्यांग संतान की गणना या परिवार की इकाई में नहीं किया जाएगी। 2018 से दिव्यांग संतान की गणना परिवार इकाई में नहीं की जाएगी। नोट, पंचायती राज संस्थाओं में शैक्षणिक योग्यता को राजस्थान पंचायती राज कानून 1994 की धारा 19 के तहत अनिवार्य किया गया है। ये प्रावधान 2019 में समाप्त कर दिया गया। अगला नोट है 27 नवंबर 1995 के पश्चात 2 से अधिक संतान होने पर भी व्यक्ति को अयोग्य माना गया है। कितनी संतान? 2। कब से? सितंबर नवंबर 1995 से। अनुच्छेद 243 जी यानी 6, इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 243 जी यानी 6 में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य दिए गए हैं। इसी प्रकार नगरीय निकायों के लिए कार्य दिए गए हैं 243 डब्ल्यू यानी ब में। पंचायती राज संस्थाओं के लिए तो 29 विषय दिए गए हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, जबकि नगर निकायों के लिए 18 विषय दिए गए हैं। राजस्थान में 25 कार्य हस्तांतरित किए गए हैं पंचायती राज संस्थाओं को। सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास के कार्यक्रम बनाना ये पंचायती राज संस्थाओं का कार्य है। सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना। 243 एच के तहत पंचायती राज संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार नगरीय निकायों को अनुच्छेद 243 में करारोपण का अधिकार दिया गया है। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारण जैसे पथकर, मेला कर, पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न निधि, ग्राम पंचायत निधि, इस निधि से धन सरपंच में बीडीओ के हस्ताक्षर से निकाला या आहरित किया जा सकता है। पंचायत समिति निधि बीडीओ एवं प्रधान, पंचायत समिति निधि के बीडीओ एवं प्रधान के अधीन होती है, जबकि जिला परिषद से सीईओ और एओ पैसा निकाल सकते हैं। अगला प्रावधान है अनुच्छेद 243 आई। अनुच्छेद 243 आई और अनुच्छेद 243 वाई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। इसका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। कार्यकाल होता है 5 वर्ष। इसके कार्य होते हैं, राज्य वित्त आयोग के कार्य है पंचायती राज संस्थाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्व हस्तांतरण की सिफारिश करना, राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को अनुमति की सिफारिश करना, राज्य सरकार को पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति सुदृढ़ करने के उपाय सुझाना। अनुच्छेद 243 आई 4 सेक्शन, अनुच्छेद 243 आई के सब सेक्शन 4 के तहत वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देगा, जो राज्यपाल उसे विधानमंडल में रखवाएगा। आइए नोट देखते हैं। राज्य वित्त आयोग केवल एक सलाहकारी आयोग है, जैसे कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन यानी राज्य मानव अधिकार आयोग एक सलाहकारी है। इसी प्रकार राज्य वित्त आयोग भी एक सलाहकारी आयोग है। राज्य के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य यानी कुल 5 सदस्य होते हैं। इसकी संरचना 5 सदस्यों से बनी होती है। आइए देखते हैं। प्रथम राज्य वित्त आयोग है के गोयल।
ये इसने 24 अप्रैल 1994 को पद ग्रहण किया था। पहला अध्यक्ष है के गोयल, दूसरा अध्यक्ष है हीरालाल देवपुरा जो कि पूर्व में सीएम रह चुके हैं। तृतीय अध्यक्ष थे माणिक चंद सुराणा, चतुर्थ अध्यक्ष थे बी.डी. कल्ला जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं। पंचम अध्यक्ष थे श्रीमती ज्योति किरण, यह एकमात्र महिला अध्यक्ष रही है। छठवां अध्यक्ष थे श्री प्रद्युम्न सिंह। आइए दोबारा एक बार और देखते हैं क्रम में। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पहला था के गोयल जिसने 24 अप्रैल 1994 को पद ग्रहण किया। दूसरा है हीरालाल देवपुरा जो पूर्व सीएम रह चुके हैं। तीसरा है माणिक चंद सुराणा। चौथा है बी.डी. कल्ला जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। पांचवा अध्यक्ष है ज्योति किरण जो एकमात्र महिला अध्यक्ष है। छठा वित्त आयोग के अध्यक्ष है प्रद्युम्न सिंह, जबकि वर्तमान में 7वां वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है 1 अगस्त 2025 से। इसके अध्यक्ष श्री अरुण चतुर्वेदी है। आइए अगले कुछ और देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 243 जे के तहत पंचायती राज संस्थाओं का लेखा परीक्षण किया जाएगा। किस लेखा परीक्षण किस में? 243 जे में। राज्य विधानमंडल द्वारा अनुच्छेद 243 में कानून बनाया गया है। अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है, जबकि पंचायती राज संस्थाओं के लिए तो 243 के में है, जबकि नगर निकायों के लिए 243 जेड ए में है। अगला अनुच्छेद है 243 एल। 243 एल में उक्त प्रावधान संघराज्य क्षेत्रों में लागू होंगे। किस में होंगे? संघराज्य क्षेत्रों में। इसी प्रकार नगरीय निकायों के लिए दिए गए हैं 243 जेड बी में। अनुच्छेद 243 एम के तहत उक्त प्रावधान कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। कहाँ लागू नहीं होंगे? मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय क्षेत्र और मणिपुर का पर्वतीय क्षेत्र। इसी प्रकार अनुच्छेद 243 जेड सी में भी दे रखा है कुछ प्रावधान लागू नहीं होंगे। राज्य विधानमंडल कानून बनाने पर ही लागू होंगे। अनुच्छेद 243 एन के तहत वर्तमान विधि में संस्थाओं को बने रहने का अधिकार है। इसी प्रकार दे रखा है नगर निकायों के लिए अनुच्छेद 243 जेड एफ पर। अनुच्छेद 243 ओ, इसमें सिविल न्यायालयों के पंचायती राज संस्थाओं संबंधित मामलों में हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है। किस पर? हस्तक्षेप पर। किस अनुच्छेद के तहत? 243 ओ के तहत। जैसे परिसीमन में निर्वाचन संबंधी मामलों पर हम न्यायालय नहीं जा सकते। इसी प्रकार नगर निकायों के लिए दे रखा है 243 जेड जी। आइए देखते हैं कुछ और विशेष। 73वें संविधान संशोधन के अनिवार्य प्रावधान कौन कौन से हैं और ऐच्छिक प्रावधान कौन कौन से? पहले देखते हैं अनिवार्य प्रावधान। पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। उपचुनाव के प्रावधान 6 माह में होने चाहिए। राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, महिलाओं को 1/3 आरक्षण, ग्राम सभा का गठन, वयस्कों को मताधिकार, तीनों स्तरों पर सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव, न्यूनतम आयु 21 वर्ष। ये सब प्रावधान तो है अनिवार्य, जबकि कुछ प्रावधान ऐच्छिक प्रावधान हैं। जैसे कि महिलाओं को 50% आरक्षण, ओबीसी को आरक्षण, सरपंच का निर्वाचन, पंचायती राज संस्थाओं को लेखा परीक्षण, पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार। 11वीं अनुसूची के विषय जिला आयोजना समिति की संरचना है 243 जेड डी में। पंचायती राज संस्थाओं को एमपी, एमएलए और एमएलसी का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 243 सी के तहत। आइए देखते हैं कुछ शपथ। इनको शपथ कौन दिलाता है?
सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच को सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच को पीठासीन अधिकारी शपथ दिलाता है, जबकि प्रधान, उप प्रधान और सदस्य को एसडीओ शपथ दिलाता है। इसी प्रकार जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख सदस्यों को जिला कलेक्टर शपथ दिलाता है। आइए देखते हैं ये शपथ किसको, इस्तीफा किसे देते हैं। आइए देखते हैं। सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच तो बीडीओ को इस्तीफा देते हैं। बीडीओ कौन? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसी प्रकार उप प्रधान पंचायत समिति के सदस्य प्रधान को इस्तीफा देते हैं और प्रधान, उप जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य जिला प्रमुख को इस्तीफा देते हैं और जिला प्रमुख संभागीय आयुक्त को इस्तीफा देते हैं। जिला प्रमुख किसको इस्तीफा देता है? संभागीय आयुक्त को। राजस्थान में पंचायत राज समितियाँ। राजस्थान में कुछ पंचायत राज समितियाँ बनी थी। हरीशचंद्र शर्मा समिति 1963 में, सादिक अली समिति 1964 में, गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 में, जिसने ग्राम सेवक पद की सिफारिश की थी। हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990 में, जो पूर्व पंचायत राज मंत्री थे। कटारिया, गुलाब चंद कटारिया समिति 2009 में पंचायत संस्थाओं को 5 विषय हस्तांतरित किए थे। कब? 2009 में 5 विषय। 29 विषयों को सौंप दो, ऐसे भी कहा था कटारिया समिति ने। गुलाब चंद कटारिया ने कहा 29 विषयों को स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दो। बीएस व्यास समिति बनी थी 2010 में। बीएस व्यास समिति कब बनी? 2010 में। ग्राम सचिवालय की सिफारिश का भी प्रावधान किया था। और अगली वह अरुण कुमार समिति बनी थी 1996 में। अरुण कुमार समिति 1996 में। शिव कुमार माथुर 1999 से 2000 में बनी थी। आइए देखते हैं कुछ प्रावधान। पंचायत राज संस्थाओं में अविश्वास प्रस्ताव दे रखा है धारा 37 में। 2010 से अविश्वास प्रस्ताव कार्यकाल के शुरुआती 2 वर्षों में नहीं लाया जा सकता और अंतिम 1 वर्ष में भी नहीं लाया जा सकता। 1/3 सदस्यों के समर्थन से लाया जा सकता है, नहीं तो नहीं ला सकता। और इसे पारित कराने के लिए 3/4 सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित होना जरूरी है। नोट, जिसके खिलाफ लाया जाता है, किस किस के खिलाफ लाया जा सकता है पंचायत राज संस्थाओं में अविश्वास प्रस्ताव? जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, सरपंच, उप सरपंच, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। पंचायत राज संस्थाओं में अविश्वास प्रस्ताव दे रखा है धारा 37 के तहत। किसके? धारा 37 के तहत।